Hello students, good evening to all of you. वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे लाइव क्लास में। कैसे हैं आप लोग? तो आज के क्लास के लिए रेडी हैं सब? आ गए हमारे सभी स्टूडेंट्स? सिद्धार्थ, श्रेयस, विजय, रीमा, शिव, सरिता, मोनू, सौरभ, बहुत तेज़ी से आपके नाम जा रहे हैं। आदित्य, मोहित, आप सभी का स्वागत है। तो फर्स्ट पार्ट आपने अच्छे से तैयार कर लिया इसका। फर्स्ट पार्ट का बायोसेवर्ट का रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, बायोसेवर्ट का लॉ, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन समझाया था, कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, सीधी रेखा चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैंने आप लोगों को वर्क दिया था कि आप लोग को एक बार उसको बिना देखे डेरिवेशन को करना है। आई होप आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि बड़ा डेरिवेशन था और जब तक आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप भूल जाओगे। सबसे पहले आपको उसके वर्किंग स्टेप की प्रैक्टिस करना है। ओके, तो क्या होगा, आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स कराएंगे और इसके न्यूमेरिकल्स हमारे एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड हैं, वो आप देख सकते हो। हमारा 12th क्लास के फिजिक्स का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स हमारे पहले के वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, तो वहाँ पर आपको पूरा एनसीईआरटी का हमारा न्यूमेरिकल मिलेगा। ओके, तो वहाँ से आपको उसको करना है, वो करते रहिए। तो वहाँ से आपको करना है उसको, और उसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकल्स आपको न्यूमेरिकल्स के अलग से सेशन चलाऊँगा, वहाँ पर आपको डालूंगा। ठीक है, पहले हम बेसिक कर लेते हैं। 11th क्लास का भी लाइव क्लास चलेगा, वो मंडे से चलेगा। केमिस्ट्री का भी क्लास चलेगा। आज तो संडे है, मैं आप लोग का क्लास ले रहा हूँ 12th क्लास का, बाकी 11th का चलेगा। चलिए ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको, मैंने आप लोगों को रेगुलर ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपको पता है कि मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी में अभी हमारा चल रहा है रिवाइज एथॉन, दैट मीन्स हम रिवीजन कर रहे हैं नीट 2021 के लिए। नीट 2021 में जो अभी हमारा सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली रिवीजन का क्लास लेके आए हैं। ये रेगुलर होता है और ये क्लास फिजिक्स मैं आपको पढ़ाता हूँ, वहाँ पर बायोलॉजी हमारे राम अवतार सर पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं गौरव केजरीवाल सर। तो आपको ये सभी सब्जेक्ट वहाँ पर फ्री क्लास मिलते हैं। और मेरा स्पेशली मैंने यहाँ पर शेड्यूल आपको दिया हुआ है, फिजिक्स की टाइमिंग दी हुई है आपको। देखो, फिजिक्स का क्लास मैं लेता हूँ रेगुलर 1 to 2 PM, एक लेता हूँ मैं आफ्टरनून में 1 to 2 PM। यहाँ इस क्लास में मैं आपको बेसिक फाउंडेशन पढ़ाता हूँ, बेसिक फाउंडेशन का रिवाइज कराता हूँ। और 1 to 2 PM में जिसका मैं रिवीजन कराता हूँ, उसी का एग्जैक्ट उसी टॉपिक का 10 to 11 PM में मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। रैपिड रिवीजन करते हैं अपन, क्विज के फॉर्म में फटाफट उसका रिवीजन करते हैं। तो ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं रेगुलर इसलिए देता हूँ क्यों मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर आप आके उसका स्टडी करिए। वह क्लास कम्प्लीटली फ्री है, वो फ्री क्लास है, उसका कोई फ़ी नहीं है। जिस तरह से आप मेरे क्लास में आके पढ़ते हैं, और मैं अपने चैनल के सभी बच्चों को आने के लिए इनवाइट करता हूँ। ये मेरा इनविटेशन समझ लीजिए आप, कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप यहाँ आओ और आप यहाँ पर मुझसे पढ़ो, नीट के पैटर्न पर पढ़ो। इस क्लास में बेसिक पढ़ लो, बहुत फ़ायदा है आपको इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आज आप लोग इस क्लास में आएंगे। एक बार फिर हमारी आपके साथ में मुलाकात होगी 10 to 11 PM में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। और मेरा आज का टॉपिक होगा क्या? धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो मैं यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक पर हम यहाँ पर आपसे मिलते हैं। और आपको यदि हमारा सब्सक्रिप्शन लेना है, हमारे प्लेटफॉर्म में आपको पढ़ाई करना है वहाँ पर आके, तो आप जितेंद्र सर लाइव कोड यूज़ करके 10% का आप डिस्काउंट पा सकते हैं। मेरा कोड है जितेंद्र सर लाइव। ओके, पूरा कैपिटल लेटर में आप लिखिए, आपको मिलेगा। तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं आप, जितेंद्र सर लाइव। ओके, चलिए, तो इस क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी आज।
10 PM में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में। ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड एप्लीकेशन। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग। और जिसमें आज हमारा सेकंड एप्लीकेशन है वो है वृत्तीय कुंडली। दूसरा एप्लीकेशन है वृत्तीय कुंडली। दैट मीन्स सर्कुलर कॉइल। आप लोग को हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बाइलिंगुअल होना जरूरी है। आप लोग पूरे टर्म को इंग्लिश में भी जानो, अदरवाइज आपको आगे चल के पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप मैं हिंदी मीडियम के भी सभी स्टूडेंट्स को पूरे कंटेंट्स बाइलिंगुअल प्रोवाइड कराता हूँ। कम से कम टर्मिनोलॉजी में, कम से कम जो वैज्ञानिक शब्दावली है उसमें आपका कमांड होना चाहिए। ओके, चलिए तो अब हम देखें कि सर्कुलर कॉइल के कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड का, हम चुंबकीय क्षेत्र का गणना करते हैं। इसके प्रीवियस क्लास का आपको वर्किंग स्टेप याद होगा कि हमारे पास एक क्या था, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर था, एक धारावाही चालक था। और हमने उसमें जब धारा प्रवाहित किया तो उसके चारों ओर, उसके सराउंडिंग में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना था, ये मैंने आपको बताया। आज हम देखेंगे कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है। इस तरह से हम एक फिगर बना लें। देखो सर्कुलर कॉइल का इमेजिन करो कि ये हमारा कॉइल है। अच्छा देखो, कॉइल इस तरह से एग्जैक्ट सर्कुलर होगा, कॉइल एग्जैक्ट सर्कुलर होगा, लेकिन हमको यदि उसके एक्सिस को शो करना है, जैसे आप किसी वृत्ताकार चीज को सीधा देखोगे तो आपको गोल दिखेगा, लेकिन उसको आप साइड से देखोगे, बेंड करके दिखोगे, तो बेंड करके दिखोगे तो कंप्लीट सर्कल में वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो किस फॉर्म में दिखेगा वो देखो, तो वो आपको दिखेगा इस फॉर्म में, इस तरह से दिखेगा। तो मैं ऐसा एक्सप्लेन आप लोगों को इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कॉइल क्या है, सर्कुलर है। कहीं आपको बिना डिस्कस किए ऐसा मैं चित्र बना देता तो आप क्या समझते, सर तो सर्कुलर कॉइल की बात कर रहे हैं और किस तरह से ये इलिप्स के टाइप का बना दिए, दीर्घवृत्ताकार बना दिए। तो ऐसा नहीं है, ये सर्कल ही है, लेकिन हम इसको साइड व्यू है, और साइड व्यू होने के कारण हम उसको ऐसा बनाए क्योंकि हमको एक्सिस भी उसका एक्सप्लेन करना है। ओके, तो चलिए ये हमारा एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, ये हमने इसका एक्सिस ले लिया। अब यहाँ पर हम सब वैल्यूज कंसीडर करते हैं। देखो सपोज इसका रेडियस, इसकी त्रिज्या क्या है, a है। इसमें जो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसका मान सपोज I है, और ये एक्सिस पर, ये एक्सिस है इसका, सपोज OP इसका एक्सिस है। देखो कोई भी टॉपिक में जब कोई फिगर होता है, एक इम्पॉर्टेंट बात आप फिजिक्स का समझ लो कि कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, मैग्नेटिज्म का हो, चाहे वो ऑप्टिक्स हो, प्रकाश पढ़ा रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो यदि उस टॉपिक में कोई फिगर है, कोई चित्र है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है उसका चित्र। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, चित्र पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं होते, न उसकी प्रैक्टिस करते, बस ऐसा एक बार देख लिया। ऐसा नहीं, वही तो सब कुछ है। मैं समझता हूँ, इतना दिन का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ कि एक स्टूडेंट यदि किसी डेरिवेशन के फिगर पर कमांड कर लेता है, उसके डायग्राम पर यदि वो कमांड कर लेता है, तो उसका 80% वर्क हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो कहीं ना कहीं से उसी के हेल्प से होता है। इसलिए जब भी मैं आपको चित्र को एक्सप्लेन करूं तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, वही सब कुछ है। यदि चित्र को आप नहीं समझ पाए तो आगे का कैलकुलेशन आपको रटा मारना पड़ेगा, फिर समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, इसलिए आप उसको ध्यान से समझना। तो ये है इसका पॉइंट, ये इसका एक्सिस है। अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया, अल्पांश मतलब एक स्मॉल पार्ट लिया। ये एक स्मॉल पार्ट है AB, ये पॉइंट को हमने C कह दिया, और इस स्मॉल पार्ट, ये जो स्मॉल पार्ट जिसको मैं यहाँ ब्लू कलर से हाईलाइट किया, इस स्मॉल पार्ट के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है ये हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो सपोज इस स्मॉल पार्ट को हम इससे मिला दिए, और इस डिस्टेंस को हमने क्या सपोज कर लिया, R सपोज कर लिया, और इस स्मॉल पार्ट का लेंथ सपोज DL है, और P पॉइंट पर मिलाने पर यहाँ पर जो एंगल बना उस एंगल को मैंने ले लिया सपोज फाई। ये चित्र को आप ध्यान से समझना। अब इसके कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, सपोज इसके कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है
वो ये है, और इसका मान क्या है DB, जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये DB के कंपोनेंट्स निकालेंगे। अब हमको यहाँ पर DB का कंपोनेंट्स निकालना है, घटक निकालना है। तो एक क्षैतिज घटक होगा और ये क्या होगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। अब यहाँ पर कोण को ध्यान से समझना, एंगल को ध्यान से समझना। ये फाई है तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस फाई होगा, क्योंकि ये यहाँ पर लंब है। तो ये फाई है तो 90 माइनस फाई होगा। अब यहाँ पर ये लंब है तो ये 90 माइनस फाई है, ये 90 माइनस फाई मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो अब ये पूरा परपेंडिकुलर है। P पॉइंट को मैं कहीं और लिख देता हूँ, है ना, ये ओवरलैप हो जा रहा है। P पॉइंट सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब ध्यान देना, ये कोण समझने में ही कई स्टूडेंट को परेशानी रहती है, मेरे को मालूम है, इसलिए जब एंगल वगैरह मैं बता रहा हूँ तो आप ध्यान से समझना। तो ये वाला एंगल फाई है तो 90 माइनस फाई होगा। अब ये पूरा का पूरा 90 है, तो पूरा का पूरा 90 है तो इसको क्या होना पड़ेगा, फाई। तभी तो 90 माइनस फाई और फाई दोनों जुड़ के क्या होंगे, 90 होंगे। तो इस तरह से इसके फाई होने से ये फाई हो गया। अब यदि हमको DB का घटक निकालना है, कंपोनेंट ऑफ DB, तो आप लोगों को मैंने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाते समय समझाया है कि कोण का पास वाला कास होता है। मैंने याद करने का आपको स्लोगन भी बताया है, पास कास, पास वाला कास। मैं जनरली अपने क्लास में डिस्कस करता हूँ इसका, कि पास क्या होता है, कास होता है। तो DB का ये पास वाला घटक है तो ये घटक हो जाएगा DB कास फाई, ये घटक हो जाएगा DB कास फाई। और ये दूर वाला घटक है तो ये हो जाएगा DB साइन फाई। इस तरह से DB के दो घटक हो जाएंगे, एक DB कास फाई, एक DB साइन फाई। ओके, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा हाफ वर्क कंप्लीट हुआ फिगर का। अब हमने क्या किया, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब इसके व्यासाभिमुखी कहते हैं, मतलब इसके व्यास के जस्ट अपोजिट। जैसे सर्कल का व्यास होता है ना, ये सर्कल है और सर्कल का ये व्यास है डायमीटर, तो ये A पॉइंट है, B पॉइंट है। तो व्यास का जो जस्ट अपोजिट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं व्यासाभिमुखी, इंग्लिश में बोलते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट के जस्ट अपोजिट यहाँ पर हमने उतनी ही लंबाई का एक और अल्पांश लिया। ये हमने उतनी लंबाई का एक और अल्पांश लिया, इसका नाम दे दिया हमने A डैश, B डैश, और ये सपोज C डैश, और इसकी भी लंबाई हमने क्या ले लिया, DL ले लिया। अब इस पॉइंट को भी हम यहाँ से मिला दें, यदि हम इस पॉइंट को यहाँ से मिला दें इस तरह से जैसे इसको मिलाया था, ये डिस्टेंस भी R होगा, यहाँ पर ये भी फाई होगा, क्योंकि पूरा का पूरा हम उसी काम को रिपीट कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड में। ओके, तो जस्ट अपोजिट साइड में जब हम उसको रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर भी यदि हम इसके कंपोनेंट्स फाइंड करें तो एक कंपोनेंट्स ये DB, तो पहले हम इसको लिख लें, और DB के दो कंपोनेंट्स यहाँ पर हो जाएंगे, जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, देखो ये फाई है तो ये देखो ये कंपोनेंट होगा, और एक डायरेक्शन में यही कंपोनेंट होगा। ये फाई है तो नेचुरली ये भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और ये पास वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा DB कास फाई, और ये दूर वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा DB साइन फाई। इस तरह से होगा DB साइन फाई, DB साइन फाई। अब इस फिगर को आप बहुत ध्यान से समझो। अच्छा, O से लेके P तक का जो डिस्टेंस इसके एक्सिस में, हमने सपोज इसको x सपोज कर लिया, ये दूरी हमने x सपोज कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस पूरे फिगर में इस कंपोनेंट्स को आप देखो तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये जो कंपोनेंट है, ये जो DB कास फाई कंपोनेंट है और DB कास फाई कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं, देखो विपरीत दिशा में है। और इसका परिमाण, सपोज इसको मैंने n डायरेक्शन कह दिया, इसको n डैश डायरेक्शन कर दिया, तो यहाँ पर देखो Pn और Pn डैश एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है और उसका परिमाण बराबर है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन आर डिफरेंट। तो जब दोनों का परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, मतलब एक दूसरे को वो निरस्त कर देंगे। इन दोनों के निरस्त करने के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं DB साइन फाई कंपोनेंट के बारे में। तो DB साइन फाई कंपोनेंट, ये इनकी दिशा एक है, तो क्या होगा, ये आपस में जुड़ते जाएगा। देखो एक बात आप महसूस कर रहे होंगे, टोटल एक्सप्लेनेशन फिगर पर है, और हम लोग यहीं पर गलती करते हैं कि फिगर पर अपन डिस्कशन नहीं करते, चित्र फटाफट ड्राप कर लिया। इवन मैंने तो ऐसा देखा है कि कई स्टूडेंट टीचर्स तो भी उसको चित्र को रट्टा मार फटाफट ड्रा कर दिए, अब पता ही नहीं चला वहाँ पर कौन सा किस चीज। ऐसा नहीं, फिजिक्स में यदि आपने चित्र को अच्छे से कमांड कर लिया
तो मैं समझता हूँ आपका मैक्सिमम वर्क वहाँ पर पूरा हो गया। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं कंप्लीट इसके डायग्राम पर डिस्कस करता हूँ ताकि स्टूडेंट को एक एक चीज़ पता हो कौन क्या है। अब यहाँ पर नेचुरली आपको दिख रहा होगा कि डी बी साइन फाई कंपोनेंट और डी बी साइन फाई दोनों कंपोनेंट का डायरेक्शन सेम है। ऐसी पूरे सर्कल में, यदि इसी तरह से पूरे सर्कल में हम इसके कंपोनेंट्स निकालते जाएं तो आप देखोगे कि कास वाले कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और साइन वाले जो कंपोनेंट हैं वो सब का डायरेक्शन एक्सियल डायरेक्शन में होगा, मतलब अक्ष में होगा। और अक्ष में होने के कारण चूंकि इनकी दिशा समान है तो क्या होता हो जाएगा, वो ऐड होते जाएगा, वो जुड़ते जाएगा। इस तरह से जब यहाँ पर हमको क्या है, रिजल्टेंट निकालना होगा, जब इसका परिणामी निकालना होगा तो सभी डी बी साइन फाई कंपोनेंट को अपन जोड़ देंगे। ये हुआ फिगर का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इसको जिन लोगों ने लेट में क्लास ज्वाइन किया है वो एक बार इसको आप वीडियो से देख लेना दोबारा रिकॉर्डेड, और जिन लोग स्टार्टिंग से क्लास में हैं उनको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप मेरे से पूछ सकते हो, फिगर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, कुछ लोग नए स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सभी का स्वागत है हमारे ओरिजिन क्लास में। आपके हमारे क्लास में आप सभी का स्वागत है, ठीक है। और रेगुलर आते रहिए और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। एक बार रिपीट करने के लिए कुछ लोग बोल रहे हो तो ये तो क्लियर है, देखो ये सर, ये एक वृत्ति चालक है, इसकी त्रिज्या ए है, यहाँ पर धारा आई प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पर डी एल अल्पांश के कारण यहाँ पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी है, ये कोण फाई है, तो ये भी फाई होगा। फाई के दो घटक होंगे, डी बी कास फाई, डी बी साइन फाई, डी बी कास फाई नीचे में ले लिया, तो डी बी कास फाई के साथ में कैंसल आउट हो जाएगा, और डी बी साइन फाई की दिशा समान है, इसलिए क्या होते जाएगा, वो ऐड होते जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा साइड करूँ और कुछ कैलकुलेशन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, है ना। हाँ, अब ध्यान देना, अब मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। कैलकुलेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, बायो-सेवर्ट के नियम का यूज करेंगे। तो बायो-सेवर्ट के रूल से बायो-सेवर्ट के नियम से क्या होगा, अपने को पता है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये फार्मूला हम सबको याद है, डी बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर तो डिस्टेंस क्या है, आर है, तो आर स्क्वायर ही होगा, आर स्क्वायर ये होगा रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब आप सोचोगे कि सर आपने साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, इसलिए हमने साइन 90 को 1 लिख दिया है। यहाँ पर थोड़ा केयर करना कि फार्मूला में होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, तो हमने साइन थीटा को हटा दिया है। क्यों हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब आप पूछोगे कि सर 90 क्यों हुआ, तो 90 यहाँ पर हुआ। एक्चुअल में क्या होता है, ये स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा क्या होती है, हमेशा अपने परिधि पर लंब होती है। स्पर्श रेखा हमेशा अपने परिधि पर या त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए उसको हमने 90 डिग्री लिया हुआ है। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर रिलेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पूरे कंपोनेंट्स को लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पहला डी बी के घटक, डी बी के घटक, तो कौन सा घटक, डी बी कास फाई, और डॉटेड लाइन दे के आप लिखोगे इसका डायरेक्शन है पी से एन की ओर, तो पी एन डायरेक्शन में ऐसा लिखोगे, पी एन एरो। इसके बाद डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई का घटक क्या होगा,
यहाँ पर डायरेक्शन देखो, ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, तो डी बी साइन फाई का घटक क्या है, अक्ष की ओर है, मतलब क्या लिखोगे, OP एक्सिस में। तो यहाँ पर दोनों घटक को लिखना है बस। दोनों घटक को लिखने के बाद अपन लिखेंगे दूसरा, पुनः dB के घटक। यहाँ पर पूरा इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, जो कि आपको मेरे नोट्स में मिलेगा। मेरा नोट्स आप लोग को अवेलेबल है, आपको पता है मेरा नोट्स आपको अवेलेबल है, आप हमारे एप्लीकेशन में जाके, ठीक है, वहाँ से ले सकते हो। तो पुनः dB के घटक कौन कौन से घटक हो जाएंगे, वही घटक dB cos फाई, लेकिन अब इसका डायरेक्शन क्या है, P से एन डैश की ओर, तो इसको हम लिखेंगे P एन डैश डायरेक्शन में, ओके। और दूसरा हो जाएगा dB साइन फाई घटक, dB साइन फाई, और इसका डायरेक्शन क्या है, यही है OP। अब ये दोनों घटक जो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, अब इसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखोगे कि चूंकि dB cos फाई घटक और dB cos फाई घटक दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए दोनों घटक क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और जो dB साइन फाई घटक है उसका दिशा समान होने के कारण क्या होगा, वो आपस में जुड़ते जाएगा, ओके। चलिए, तो इसके बाद हम निकालेंगे परिणामी घटक, इसलिए परिणामी तीव्रता। देयरफॉर परिणामी तीव्रता, देयरफॉर परिणामी तीव्रता, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा, जिसको हम क्या कह देंगे, B। परिणामी तीव्रता B इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा dB साइन फाई। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना, मतलब अब हमको परिणामी तीव्रता निकालना है, मतलब कुल तीव्रता निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि dB cos फाई घटक क्या कि एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और dB साइन घटक सब के सब एक साथ एक ही दिशा में काम करने लगे, तो हमने यहाँ पर सिग्मा यूज़ किया है। सिग्मा का मतलब होता है योग। यहाँ पर दो मेथड हम अप्लाई कर सकते थे, एक तो इंटीग्रेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते थे, हम समाकलन भी कर सकते थे, और दूसरा हम यहाँ पर सिग्मा वाला मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिग्मा मतलब भी योग होता है। तो सिग्मा dB साइन फाई का मतलब होता है dB साइन फाई घटकों का योगफल। तो हमने dB साइन फाई का जो वैल्यू पीछे निकाला है, वो वैल्यू को हम यहाँ पर dB का वैल्यू अपन कंप्लीट यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा आगे, दैट इक्वल सिग्मा dB का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं, देखो ये निकाल के रखे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। dB का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर और इनटू, अब देखो साइन फाई, ये चित्र को देखो, ये फाई है और साइन फाई निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, इसकी त्रिज्या, और कर्ण क्या है, आर। तो लंब बटे कर्ण मतलब क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर। तो यहाँ से हम साइन फाई का वैल्यू लिख लेंगे ए अपॉन आर, दैट इक्वल, अब इसके सॉल्यूशन को ध्यान से समझना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो वैल्यू कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर और आर क्यूब और इंटू ए, और सिग्मा के अंदर बन जाएगा क्या, डी एल, सिग्मा के अंदर बन जाएगा डी एल। अब डी एल का क्या होगा, सिग्मा डी एल का चित्र से फिर देखो, सिग्मा डी एल का मतलब क्या होगा, देखो ये अल्पांश है, वो डी एल है। अब ऐसी पूरा का पूरा अल्पांश, सिग्मा मतलब सबका योग, तो हमारा जो सर्कल का एक छोटा सा हमने पार्ट लिया है, यदि हम उसका क्या कर दें, सिग्मा कर दें, मतलब पूरा को जोड़ दें, तो पूरा को जब जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, वो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा, ओके, वो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई ए, इसको लिख सकते हैं हम 2 पाई ए, दैट इक्वल आगे हो जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा 2 पाई इंटू ए। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो एक बार फिगर में आप देखो कि r का जो वैल्यू है, चूंकि r इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा पाइथागोरस के थ्योरम से। कैसे, देखो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो ये जो r का मान है,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो इस मान को हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं कि r इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला किस फॉर्म में चला आएगा, देखो देयरफॉर b इक्वल टू, ये सब बड़े बड़े डेरिवेशन है, ध्यान से समझना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, 2 पाई आई ए स्क्वायर और अपॉन आर क्यूब। तो उसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये का होल पावर, यहाँ पर क्यूब ऑलरेडी है, यहाँ पर घात 3 है और यहाँ पर रूट मतलब घात 1/2। तो 3 तो पहले से था और 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, घात 3/2। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, ये पाई को पाई के साथ 2 पाई का कैंसिल आउट मत कराना, उसको हम विशेष स्थिति में ही कैंसिल आउट कराते हैं। क्यों, उसका कारण समझ लो। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है, 10 की घात ऋण 7 होता है। और यदि आप इसके साथ हल कर दिए उसको, मतलब उसको डिस्टर्ब कर दिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं रहेगा, तब उस कंडीशन में आप उसका मान 10 की घात ऋण 7 नहीं रख सकते, इसलिए न्यूमेरिकल बनाने में परेशानी हो जाती है। तो आपको इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, सरल हम तब करते हैं जब हमको कोई नया फार्मूला निकालना होता है, इसलिए मैं वहाँ पर पाई पाई को नहीं कटा रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट मेथड नहीं है विजय, कल जो टॉपिक पढ़ाया और आज जो टॉपिक पढ़ाया इसका शॉर्ट कुछ नहीं, आपको इसी मेथड से जाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या 5 या 6 नंबर का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस चैप्टर की जान है दोनों फार्मूला, हर साल दोनों में से एक न एक फार्मूला आपके एग्जाम में, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, आते रहता है। इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, हर साल दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही है, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, इससे भागना कोई उपाय नहीं है। तो ये इसका फाइनल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात हमको ये देखना है, यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या का मतलब क्या है, अभी हमने एक तार के लिए निकाला है, तो यदि फेरों की संख्या क्या हो, n हो, तो यदि फेरों की संख्या n हो, कहने का मतलब ये जो हमारा कॉइल आप देख रहे हो, ये अभी एक कॉइल हमने लिया है, अब इसमें ऐसे बहुत से कॉइल हों, मतलब तार को n बार लपेटा गया है। अभी हमने एक सिंगल कॉइल वायर लिया हुआ है, लेकिन मान लो हमने उसको n बार लपेटा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और देयरफॉर उस कंडीशन में हमारा फार्मूला b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई ni इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, और ये इसका फाइनल इक्वेशन है। लेकिन अभी इसमें हम कुछ कंडीशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये इसका फाइनल इक्वेशन है। तो ये हमारा पहला जो फार्मूला जो आया, मान लो आपको एग्जाम में पूछता है कि किसी वृत्तीय कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर, क्योंकि अभी हमने अक्ष के किसी बिंदु पर तीव्रता निकाला है, यहाँ पर देखो ये एक्सिस है और इस एक्सिस के हमने इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो वृत्तीय कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर यदि आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो यही आपका फाइनल इक्वेशन है, यहाँ तक आप निकालोगे। लेकिन इसके बाद हम इसका थोड़ा सा कंडीशन में डिस्कस करेंगे, वो है उसके कुंडली के केंद्र पर। सबसे पहले आप यहाँ तक तैयार हो जाइए, और यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। ये हमने निकाला है वृत्तीय कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इलेवेंथ के क्लास मिलेगा आप लोग को, चलिए ठीक है, ओके वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, ये फिगर को देखो ध्यान से, यदि हम इस बिंदु को, ये जो हमारा पॉइंट है P, इस पॉइंट को यदि हम केंद्र पर ले आए, सपोज ये बिंदु यहाँ पर ना होके कुंडली के केंद्र पर हो, तो कुंडली के केंद्र पर हो तो ये जो दूरी है x, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, कुंडली के केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी हमने x को माना है। लेकिन यदि हम क्या करें, यदि इस पॉइंट को इसके केंद्र पर ले आएँ, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, इसको हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो केंद्र पर, यहीं पर लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज में जाऊँगा तो थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, क्योंकि इस तरह का फार्मूला पास में हो तो फिर वो अच्छे से समझ में आता है, कंपेयर करते बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं केंद्र पर, एट सेंटर। तो केंद्र पर अभी मैंने बताया x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और केंद्र पर जब x का मान 0 हो जाएगा तो ये फार्मूला क्या होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। b इक्वल टू म्यू नाट अपान 4 पाई 2 पाई ni इंटू ए स्क्वायर और अपान, अब हम क्या किए, केंद्र पर ले आए बिंदु को, तो केंद्र पर इसका मान 0 हो गया, तो ये वाला वैल्यू को आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। और जब x को 0 कर दोगे तो ए स्क्वायर का घात 3/2, ए स्क्वायर का घात 3/2 होगा, तो 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, a क्यूब। तो इस कंडीशन में हो जाएगा ये a क्यूब। देयरफॉर इसको फाइनल हम सॉल्व करें तो b इक्वल टू म्यू नाट अपान 4 पाई 2 पाई ni और अपान ये a स्क्वायर है, ये a क्यूब है, तो ये a स्क्वायर है, a क्यूब है, तो a स्क्वायर कट जाएगा, तो नीचे में बचेगा क्या, a। और इस तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू नाट अपान 4 पाई 2 पाई ni अपान a। ये है वृत्तीय कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, समझ में आएगा, मेहनत करोगे तो समझ में आएगा, यही मेथड है इसका। वैसे यदि केंद्र पर निकालना हो, सीधा केंद्र पर निकालना हो, तो इसके लिए अलग मेथड है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसके बाद। लेकिन यदि अक्ष के किसी बिंदु पर निकालना हो तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये फिजिक्स है, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा, डिफिकल्ट टॉपिक में मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। मैं तो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को सब टॉपिक, चाहता तो इसको स्किप कर देता, सरल चीज़ को पढ़ा के मज़े लेते रहते क्लास में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं 100% सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ, मेरा सिलेबस 100% कंप्लीट कराता हूँ। आप इंडिया के किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हो तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब मैं आपको एक स्पेशल केस पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमने देखा कि अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये है, और अब मान लो हमने निकाला है कि केंद्र पर, मान लो परीक्षा में आपको सीधा केंद्र पर पूछता है, तो सीधा केंद्र पर पूछता है, ये फार्मूला निकालना है आपको, तो इतने लंबे मेथड से जाने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, उसको यूज़ करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलिए उसको यूज़ करते हैं फिर, वो है ये, इसका शॉर्टकट मेथड एक बता रहा हूँ। कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर यदि हम कुंडली के केंद्र पर सीधा निकालना चाहें तो कुछ इस तरह का फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। देखो, ये मान लो एक कुंडली है ये, और ये इसका सेंटर है। अब हमने इस कुंडली में धारा प्रवाहित किया है, सपोज इस कुंडली में हमने I धारा प्रवाहित किया, और इसकी त्रिज्या को हमने ले लिया है यहाँ से, ये A इसकी त्रिज्या है। चित्र इसमें बहुत आसान बनेगा, क्योंकि हम सीधा केंद्र पर निकालना चाह रहे हैं, तो सीधा केंद्र के लिए हमने वहाँ पर फिगर बना दिया। अब यहाँ पर क्या किया, ये इसकी त्रिज्या a है, और यहाँ पर हमने छोटा छोटा अल्पांश ले लिया। ये अल्पांश ले लिया, मान लो x1, फिर x2, फिर x3, ऐसा छोटा छोटा हमने इसमें अल्पांश ले लिया। तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान समझना, 4 लाइन का है बस। कैलकुलेशन में सबसे पहले हमने किया बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से dB इक्वल टू म्यू नाट अपान 4 पाई I dl अपान r स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर त्रिज्या को ऑलरेडी a लिया हुआ है, यहाँ पर लिख दूँ त्रिज्या को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। a ये ले लिया, मीन अपान I dl अपान a, ये इसकी त्रिज्या। अब यहाँ पर हमने साइन थीटा को फिर क्या ले लिया है, 90 डिग्री, क्योंकि वृत्तीय कुंडली में वो 90 डिग्री रहेगा, इसलिए हमने साइन थीटा नहीं लिखा है,
तो साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम क्या करें, देखो ये छोटे छोटे अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं। तो बारी बारी से हम इसका कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले अल्पांश ये x1 x2 अल्पांश x1 x2 के लिए, तो यदि हम अल्पांश x1 x2 के लिए इसको कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, इसको मैंने कह दिया dB1, तो dB1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, और ये जो अल्पांश का मान है उसको हमने x1 x2 लिया है, तो x1 x2 अपान ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर ना, स्क्वायर होगा ए स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब हम लिखेंगे अल्पांश x2 x3 के लिए, अल्पांश x2 x3 के लिए, मतलब इसी तरह के बहुत से अल्पांश के लिए यदि हम इसको लिखें तो यह क्या हो जाएगा, dB2 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हो जाएगा आई, इसको हम लिख सकते हैं x2 x3 अपान ए स्क्वायर, ये हो गया। तो हम ये छोटे छोटे अल्पांश के लिए निकालते गए, लेकिन हमको चाहिए पूरी कुंडली के लिए चाहिए। ये अलजेब्रिक मेथड है सीधा, तो हमने अल्पांश x1 x2 के लिए निकाल लिया, हाँ x2 x3 के लिए निकाल लिया, एंड सो ऑन। ऐसे ही हम बहुत से अल्पांशों के लिए निकाल सकते हैं। तो लास्ट में लिखेंगे इसलिए संपूर्ण कुंडली के लिए, इस तरह संपूर्ण कुंडली के लिए, तो संपूर्ण कुंडली के लिए यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो संपूर्ण कुंडली के लिए क्या हो जाएगा, B इक्वल टू dB1 प्लस dB2 प्लस एंड सो ऑन, दैट इक्वल टू B इक्वल टू, अब मान को भरो, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो कांस्टेंट कौन कौन सा है, म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है और ए स्क्वायर कांस्टेंट है। ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस एंड सो ऑन, दैट इम्प्लाइज B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए स्क्वायर, और ये क्या है, सभी अल्पांशों का योग। और ये सब छोटे छोटे अल्पांश जब जुड़ेंगे, छोटे छोटे अल्पांश जुड़ कर क्या बन जाएंगे, वृत्त की परिधि। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई ए हो जाएगा वृत्त की परिधि, अभी हमने यूज किया है। अब यहाँ से इसको अपन सॉल्व कर लें तो देयरफॉर B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई आई 2 पाई आई इंटू, अब ए के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई आई अपान क्या बच जाएगा, ए, ये एक ए इस ए के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए एन फेरों के लिए, एन फेरों के लिए अपन लिख लें तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई अपान ए, ये इसका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। और आप पीछे देखो, यही इक्वेशन हमने यहाँ पर निकाला है, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई अपान ए। तो यहाँ पर निकाला है इसके कंडीशन के रूप में, और वहाँ पर हमने उसको सेपरेट निकाला है। तो ये यदि आपको एग्जाम में पूछे कि सीधा कुंडली के केंद्र पर निकालो, मान लो आपको सीधा कुंडली के केंद्र पर निकालो, तो आप डायरेक्ट ऐसा निकाल सकते हो। ओके, तो ये मैंने निकाला कुंडली के केंद्र पर। तो नो डाउट कैलकुलेशन तो बड़ा है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। इसका उपाय ये नहीं था कि मैं आपको पढ़ाऊँ ही नहीं, मान लो आपको कठिन लगा होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो इतना ऐसा तो नहीं कि मैं उसको छोड़ दूँ और सरल सरल चीज़ों को पढ़ा के मज़े लेते रहें अपन, ऐसा नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यदि हमको अच्छा करना है तो, सब चीज़ को तैयार करना है तो। मेरा ऐसा कोई चैनल नहीं है, मेरा क्लास कंप्लीट ऑफलाइन क्लास की तरह 100% सिलेबस को लेके आपके साथ में चलता है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब का क्लास है, थोड़ा ही पढ़ा दिया, थोड़ा जनरल डिस्कशन कर लिया, ऐसा होता है वैसा होता है, देख लेना, ऐसा नहीं। जो टॉपिक लेंगे 100% उसको प्रिपेयर करेंगे पूरी ईमानदारी से, और इसके लिए आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा, अदरवाइज रिजल्ट उस तरह से नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी तरह से हम एजुकेशन पर अच्छा तभी कर सकते हैं जब टीचर और स्टूडेंट का इक्वल एफर्ट होगा, जब दोनों बराबर उस पर मेहनत करेंगे तो, ठीक है।
तो उससे भागना नहीं है। मेरे को लगता है कई लोग को ये कठिन लगा होगा, लेकिन उसका कोई, देखो ये तो रिकॉर्ड कितना आपके पास कितना प्लस पॉइंट है कि ऑफलाइन क्लास में एक बार टीचर पढ़ाया, बोर्ड इरेज किया, चला गया, आपने रफ में लिख लिया। यहाँ तो आपके पास में रिकॉर्डिंग एनी टाइम आपके हथेली में है। कभी भी लगे कि मेरे को कठिन लगा, समझ में नहीं आया, अगेन एंड अगेन वीडियो को रिपीट कर लो। कितनी अच्छी फैसिलिटी है। एक बार में नहीं आया, दोबारा कर लो, तीसरे बार कर लो, चौथे बार कर लो, तब तक करते रहो जब तक आपको, जैसे आप मुझे रिपीट करने के लिए बोलते हो, उसका कोई मतलब नहीं है, आप वीडियो रिपीट कर लो। ऑफलाइन क्लास में होता है सर एक बार और पढ़ा दीजिए आप, ऑनलाइन क्लास में क्या है, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो एनी टाइम आपके हथेली में है, जब इच्छा हुआ आप रिकॉर्ड उसको रिपीट कर लो, रिवीजन कर लो, लेकिन फाइनली आपको उसको बिना देखे एक बार लिखना है। ओके, तो चलिए ठीक है, आज का क्लास मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं आगे। और बायो-सेवर्ट के नियम के बाद हमको पढ़ना है एम्पियर का परिपथी नियम। 2 साइंटिस्ट के नियम पर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है, बड़ा चैप्टर है। शुरू दिन मैंने बता दिया था कि धारा का चुंबकीय प्रभाव पूरे 12th के फिजिक्स का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा डेरिवेशन वाला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा मेहनत करके तो करना पड़ता है। ओके ठीक है, बाकी सब तो ठीक है आप लोग का ना, मेहनत करो, अभी पूरा टाइम है अपने पास, हम एग्ज़ाम के आते तक बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ओके, जितना भी क्लास आप लेते हैं उसको आप रेगुलर तैयार करते जाइए। ठीक है, फिर इजाज़त है फिर आप लोगों का, क्यों इजाज़त है छुट्टी दे रहे हो ना आप लोग। ओके ओके, थैंक यू सो मच।